नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज के एक और शानदार सेशन के अंदर। आज हम फिर 20 क्वेश्चंस देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट्स वर गोइंग टू द म्यूजियम टू सी द न्यू एग्जिबिट। अब देखो, यहां टीचर क्या है, सब्जेक्ट के बाद आया है अलोंग विथ। अलोंग विथ क्या है, यह एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज है यानी प्रेपोजिशन से बना हुआ है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो हर स्टूडेंट्स क्या हो गया? हर स्टूडेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब आई है इसके बाद वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है फिर हमारा? द टीचर। और द टीचर कैसा है? सिंगुलर है। द टीचर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद गोइंग टू द म्यूजियम टू सी द न्यू एग्जिबिट। एग्जिबिट नहीं होता है, एग्जीबिशन होगा। नाउन की जगह पे हम यूज कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? एग्जीबिशन। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस में देखें। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इसकी अलोंग विथ की अगर बात करूं तो अलोंग विथ, टुगेदर विथ, अकंपनीड, बाई, या फिर हम देखें विथ, इस टाइप की प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का अगर यूज किया जाए तो आपको एक सिंपल बात और याद रखनी है। क्या? कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को भूल जाएं, आपको ये शब्द अगर याद आ जाएं और आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या आप उसको पेपर में नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि वर्ब से सबसे जो दूर वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस को अगर हम देखें तो सेकेंड सेंटेंस में क्या दिया है? नाइदर द मैनेजर नॉर हिज टीम वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज। अब देखो, यहां भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसी टॉपिक का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। क्या है? कि नाइदर द मैनेजर नॉर हिज टीम वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज। अब देखो, जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर और या नॉर, इस तरीके के जो पेयर वाले जो कंजंक्शन हैं, जैसे नॉट ओनली, बट ऑल्सो, तो इनके साथ में हम क्या कैसे यूज करते हैं वर्ब का? सब्जेक्ट ये है या ये है, ये फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो वर्ब से सबसे नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसी को हम अपना सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो हिज टीम कैसा है? हिज टीम कैसा है? सिंगुलर है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहां क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए, ना कि वर आएगा। तो जब प्रेपोजिशनल फ्रेज आए, प्रेपोजिशन आए, तो आपको क्या याद रखना है? वर्ब कैसी आएगी? सबसे दूर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हालांकि लॉजिक तो ये है कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी कुछ है उसे हम क्या किसमें कंसीडर करते हैं? ऑब्जेक्ट के तौर पे। इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो द टीचर है। कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ना याद रहे तो आपको अगर ऐसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मिलते हैं, प्रेपोजिशन मिलती है, तो आपको क्या करना है? दूर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेनी है। और जब नाइदर और आइदर और ऐसे आपको कंजंक्शन, पेयर्ड कंजंक्शन मिलते हैं, तो आपको सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट को क्या मानना है? अपना सब्जेक्ट मानना है। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? ईच ऑफ द बॉयज। थर्ड सेंटेंस देखें तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? ईच ऑफ द बॉयज हैव ब्रॉट देयर ओन लंच। अब देखो, जब भी ईच और एवरी के साथ में, जब भी ईच या एवरी के बाद डायरेक्ट नाउन आती है तो वह कैसी आएगी? सिंगुलर। कैसा आना चाहिए? सिंगुलर। लेकिन अगर ईच ऑफ, वन ऑफ, या फिर
आइदर ऑफ, यहां कैसा आया था, ये पेयर्ड है, आइदर ऑफ नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, यहां कैसे आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ। इनके बाद आपको हमेशा याद रखना है क्या, इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था ये कॉन्सेप्ट ईच ऑफ और वन ऑफ वाला, कि ईच ऑफ और वन ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर क्या आएगी, वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अच्छा, इसमें एक आपको बात और याद रखनी है, ईच ऑफ होता है, वन ऑफ होता है, लेकिन एवरी के साथ में अगर डायरेक्ट नाउन आती है तो वह कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन कभी भी एवरी के साथ में ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप विशेष तरीके से ध्यान रखें कि एवरी के बाद क्या है, ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर के 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहां क्या होना चाहिए, ईच ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन, बिल्कुल सही है। लेकिन जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ईच के अकॉर्डिंग कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहां हैव को ना यूज करते हुए हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ओके, फोर्थ सेंटेंस के अंदर हम देखें, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लीव द प्लेटफॉर्म। अब देखो, मैंने आपको पहली क्लास में आपको मैंने बताया था, एमसीक्यू की पहली क्लास में, कि जब भी हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं जिनको हम एज अ एडवर्ब यूज कर रहे हैं यहां पर, और ये सेंटेंस के सबसे पहले अगर आते हैं, तो आपको 2 बातें सबसे पहले चेक करना है। क्या चेक करना है कि इनका पेयर सही से मैच हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या चेक करना है, पेयर चेक करना है। दूसरी बात क्या चेक करनी है कि इसमें अगर ये शुरुआत में यूज हुए हैं तो इनमें इन्वर्जन का रूल लगेगा। क्या लगेगा, इन्वर्जन का। ठीक है, सबसे पहले हार्डली आया है, तो हार्डली के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, सबसे पहला तो ये बिल्कुल सही है यहां पर। उसके बाद मेन वर्ब, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लीव द प्लेटफॉर्म। यहां पर बिल्कुल हार्डली और स्कैर्सली के साथ क्या यूज किया जाता है, व्हेन का यूज किया जाता है, यानी पेयर भी सही है और इन्वर्जन का रूल भी बिल्कुल सही है। तो आगे देखते हैं, व्हेन द ट्रेन लीव। अब देखो, यहां पास्ट की बात हो रही है, तो सेंटेंस के अंदर जो यूज किया जाएगा वो किसका किया जाएगा, लीव का यूज ना करते हुए हम किसका यूज करेंगे, लेफ्ट का यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस में अगर हम देखें तो ही इज मोर ब्रेवर देन हिज फ्रेंड इन फेसिंग चैलेंजेस। तो वह कैसा है, ज्यादा ब्रेव है अपने मित्र से क्या करने में, फेसिंग चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस को फेस करने के। ही इज मोर ब्रेवर। अब देखो, मोर का भी यूज किया है, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, किसके लिए, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। और ब्रेवर का भी यूज इसके लिए होता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। अब दो कंपैरेटिव डिग्री तो एक सेंटेंस में आने से रही। ठीक है, जबकि अगर आप देखें कि ब्रेव का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वह क्या होता है, ब्रेवर होता है। तो इस मोर की जरूरत नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ब्रेवर में से ये आर हटा दें तो मोर ब्रेव कर दें, नहीं। ब्रेव का जो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म होता है वो क्या होता है, ब्रेवर होता है, तो मोर का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ सेंटेंस को अगर हम देखें तो द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट अंटिल नेक्स्ट मंथ। अब यहां देखो, द कमिटी को देखते ही आपको यह पता होना चाहिए कि कमिटी कैसा है। कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के अंदर आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सब कलेक्टिव नाउन के अंदर ये चेक करना है कि वह एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहा है या फिर वह इंडिविजुअली काम कर रहा है। इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग। ठीक है, अगर वह सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। और अगर वह इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली कोई बात हो रही है, अलग अलग अपना
डिसीजन ले रहे हैं या जो कुछ भी है, तो फिर हम उसमें वर्ब का यूज कैसा करेंगे, प्लूरल। तो आपको जब भी कलेक्टिव नाउन का यूज किया गया हो तो आपको सेंटेंस को पढ़कर उसका मतलब समझना पड़ेगा। डायरेक्ट आप जैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर मान लो कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता, लेकिन सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिख जाते हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हार्डली का यूज हुआ है तो हमने क्या चेक कर लिया कि इसका पेयर कैसे बन रहा है, ठीक है। दूसरा हमने इन्वर्जन का रूल चेक कर लिया, ठीक है। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ होगा सेंटेंस के अंदर, तब आपको इस सेंटेंस को पढ़ के इसका मतलब समझना रहेगा कि यह क्या कहना चाह रहा है, तभी आप उसकी वर्ब को डिसाइड कर सकते हैं कि वह सिंगुलर आएगी या प्लूरल। अब देखो इसमें देखोगे, द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट अंटिल नेक्स्ट मंथ। कमिटी डिसाइड कर रही है क्या, पोस्टपोन करने का, आगे बढ़ाने का इस इवेंट को, कब तक, नेक्स्ट मंथ तक, ठीक है। तो कमिटी अगर डिसाइड कर रही है किसी बात को डिसाइड कर रही है, कोई डिसीजन ले रही है, तो भाई एक साथ एक मत से ही ले रहे होंगे। तो कमिटी यहां पर कैसा काम कैसे यूज हुआ है, एज अ सिंगल यूनिट यूज हुआ है। सिंगल यूनिट यूज हुआ है तो यहां पर हैव की जगह पर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, ठीक है। 7th सेंटेंस को अगर हम देखें, ही इज वन ऑफ दोज हु ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प अदर्स इन नीड, ठीक है। वह उनमें से एक इनमें से जो ट्राई करते हैं हमेशा किसकी, जरूरतमंदों की हेल्प करने का। अब देखो यहां पर ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आई है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी पीछे मैंने आपको बताया वन ऑफ के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन। वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। जस्ट पीछे हमने अभी ये कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है। तो यहां पर वन ऑफ के बाद दोज आया है, दोज प्लूरल है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हु, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, क्या है, हु। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी इसके बाद कोई वर्ब यूज होती है तो उसका सब्जेक्ट इसके जस्ट पहले वाला होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट इससे जस्ट पहले वाले को हम लेते हैं। और इससे जस्ट पहले क्या आया, दोज आया है। दोज आया है तो दोज क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। और यहां पर ट्राइज कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्राई। तो इसका क्या लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म। दूसरा, जब भी ऑलवेज एक एडवर्ब के रूप में सेंटेंस के अंदर आए तो उसका हम यूज कहां करते हैं, मेन वर्ब से पहले। कहां करते हैं, मेन वर्ब से हमेशा पहले यूज किया जाता है, इसको आप ध्यान रखें। अब आते हैं 8th सेंटेंस पे, द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द म्यूजियम हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। देखो द नंबर ऑफ, ठीक है, प्लूरल बिल्कुल सही है, नाउन। टू द म्यूजियम, अभी मैंने बताया जब भी प्रेपोजिशन का यूज हो तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो कुछ भी लिखा है वो सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो वर्ब आई है हैव, वह किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द नंबर, ठीक है। आपको सबसे पहले आपने एक बार ग्रामर पढ़ ली है, आपने सारे रूल्स स्ट्रक्चरल बेसिस पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि आप उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना सीखें। इसमें सेंटेंस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्या दिक्कत आती है कि वह अच्छा किसी टीचर पे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टीचर जिनसे बहुत लाखों बच्चे अच्छे से सीख के रैंक ला रहे हैं, सब काम है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो उन रूल्स को क्या है इतने अच्छे से ना तो प्रैक्टिस करते हैं ना उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ढंग से सेंटेंसेस में। इस एमसीक्यू सीरीज में मैं आपको पहली क्लास से ही सिर्फ क्या सिखा रहा हूं, बाकी चीजों पे, बाकी एस्पेक्ट्स पे ना काम करते हुए मैं आपको इसमें क्या बता रहा हूं, जो स्ट्रक्चरल जो रूल हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं ग्रामर के अंदर, उनको हम सेंटेंस के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे हमें शुरुआत से एक एक चीज को, एक एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हुए उसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, वह सही हुआ है या नहीं हुआ है, हम इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है, ये आपको आनी चाहिए। अगर इसको आप नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं अपने आप को सही से क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आंसर उनके। द नंबर ऑफ विजिटर्स, अब देखो यहां भी मैंने पीछे ही बताया था कि पीछे वाले क्वेश्चन में कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए,
प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ये सारा क्या हो गया, यहां तक ऑब्जेक्ट। अब ये आ गई हेल्पिंग वर्ब हमारी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब द नंबर ऑफ, जब भी द नंबर ऑफ या फिर क्या दिया हो, अ नंबर ऑफ, जब भी द नंबर ऑफ का यूज किया हो तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और जब भी अ नंबर ऑफ का यूज किया जाए तो अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका प्लूरल वर्ब का। यहां क्या यूज हुआ है, द नंबर। द नंबर के साथ में कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। तो यहां हैव की जगह पे क्या आना चाहिए, हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्रीज सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। ठीक है, नो सूनर हैड, देखो सिग्निफिकेंटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसके बाद क्या आ गया, दिस ईयर। ठीक है, नो सूनर हैड द मीटिंग बिगन व्हेन द पावर वेंट आउट अनएक्सपेक्टेडली। देखिए, जब मैंने आपको अभी सिखाया है इस हार्डली वाले क्वेश्चन में, जब भी इन वर्ड्स का एज अ एडवर्ब यूज हुआ, एडवर्ब का सबसे सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के अंदर सबसे पहले यूज किया गया हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए, सब्जेक्ट से पहले बिल्कुल सही है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, दो बात है, पेयर चेक करना है, इन्वर्जन का रूल चेक करना है। इन्वर्जन चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या आ गया हमारा, पेयर। नो सूनर के साथ क्या यूज करते हैं हम, देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, देन का। जो वेन नहीं आएगी, देन का यूज किया जाएगा। ठीक है, गलतियां प्री के अंदर तो ये मान लो कि आप यहीं से आएंगी। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये आपको एरर्स के अंदर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर आपको इसी तरह की गलतियां मिलेंगी। अभी आगे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, अब यहां किस किस चीज का एरर है, यहां पेयर सही से नहीं दिया गया है, देन की जगह वेन का यूज कर दिया। ठीक है, देन द पावर वेंट आउट अनएक्सपेक्टेडली। 10th सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, आइदर द कैप्टन और द प्लेयर्स। ठीक है, आइदर और वाला रूल है। सबसे पहले क्या चेक करना है, पेयर्ड कंजंक्शंस वाले रूल में क्या चेक करना है अपन को, कॉन्सेप्ट सेंटेंस में, कि वर्ब जो आई है वो हमेशा नजदीक वाले जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग आती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा कैसा है, द प्लेयर्स, प्लूरल है। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। क्यों, द प्लेयर्स, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो जब प्लेयर्स प्लूरल है तो फिर वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, सिंगुलर नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं ये, वो कॉन्सेप्ट हैं जिसने ढंग से ग्रामर की है, जिसने ढंग से प्रैक्टिस की है, उसको ये गलतियां मतलब करना बिल्कुल पाप हो जाएगा। समझ रहे हो, पेपर में आप ये वाली गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर स्टूडेंट को आती है। जिसने एक बार सिलेबस पढ़ा है वह ये वाली गलतियां कभी नहीं करेगा, और पेपर में आना है इनको। ऐसा नहीं है कि ये पेपर में नहीं आती, या ये कॉन्सेप्ट, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये इन कॉन्सेप्ट को देख लो, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन तो। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगर हम 11th क्वेश्चन, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू ब्लैंक स्पेस ऑफ द चेयरमैन। आ गया भैया सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन। क्या, सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, बहुत एक जैसे, एक ही वर्ड के सारे एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, सारे फॉर्म उन्होंने ऑप्शंस में दे दिए हैं। अब इससे क्या होगा, इससे होगा कंफ्यूजन, कौन सा लगाना है। जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ढंग से नॉलेज नहीं होगा, जिसने नहीं सीखा होगा कि कौन नाउन किसको बोलते हैं, एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, या एडवर्ब क्या होता है, तो वह इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, उसको ये क्वेश्चन क्या करना,
क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। अब देखो, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, वॉज पोस्टपोन्ड क्या है, वर्ब है। ड्यू टू द क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन, हमेशा क्या आता है, नाउन। ठीक है, आर्टिकल के अंदर आपको आर्टिकल का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये पता होगा कि आर्टिकल के बाद क्या आता है, आर्टिकल के बाद आता है नाउन। तो नाउन आना चाहिए यहां पर। द सबसे पहली क्लास में बताया था मैंने, द प्लस नाउन प्लस ऑफ और फिर उसके बाद एक और नाउन, यही तो आया है इसमें। द के बाद नाउन, ऑफ द के बाद नाउन। अब देखो यहां एब्सेंट क्या है, एब्सेंट वर्ब की तरह यूज किया जाता है। एब्सेंस क्या है, एब्सेंस नाउन है। एब्सेंटी ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, एब्सेंटी किसको लिखते हैं कि जिस जगह पे एक्सपेक्ट किया गया हो किसी से बहुत ज्यादा, वहां वो एब्सेंट है। ठीक है, तो उसके लिए एब्सेंटी का यूज कर लेते हैं। ये एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ है एब्सेंट के आगे, तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। हमें क्या चाहिए, नाउन। तो नाउन क्या है इसमें, नाउन क्या है, नाउन है एब्सेंस। समझ रहे हो, मीटिंग किस लिए पोस्टपोन हो गई, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन साहब नहीं आए इसलिए मीटिंग पोस्टपोन हो गई। ठीक है, तो इसमें अगर आपको नहीं पता होता कि आर्टिकल के बाद क्या आना चाहिए, या फिर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको सारे ऑप्शंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसमें सिली मिस्टेक्स होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, हिज स्पीच वॉज सो ब्लैंक स्पेस दैट द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड। ऐसा स्पीच था भाई, ऐसा जिससे ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो गई, मेस्मराइज्ड हो गई एकदम। टेडियस पहला ऑप्शन देखें, ये वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल आते हैं ज्यादा, एसएससी पूछता है। टेडियस का मतलब होता है डल, ठीक है, और फीका। और मोनोटोनस को अगर हम देखें तो मोनोटोनस का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोटोनस क्या हो गया, या एडजेक्टिव है। मोनोटोनस क्या हो गया कि मतलब कोई काम हो रहा है या कोई बात कही जा रही तो वो एक जैसी है, मतलब उसमें कोई वैरायटी नहीं है। ठीक है, तो मोनोटोनस भी नहीं होगा, टेडियस भी नहीं होगा, हेजिटेंट, और हेजिटेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इलोक्वेंट को अगर देखें हम, इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है जो बोलने में बहुत एक्सप्रेसिव होता है। ठीक है, मुखर। इसका एक और सिनोनिम होता है ऑरेटर, जो बोलने में बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो हिज स्पीच वॉज सो इलोक्वेंट, और जो व्यक्ति बोलने में बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑरेटर, जैसे हमारे मोदी जी। ठीक है, शी इज बिलीविंग दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो यहां एक कॉन्सेप्ट क्या है, सी इज बिलीविंग। बिलीव क्या है, बिलीव एक्शन वाली वर्ब नहीं है, ये स्टैटिक वर्ब बोलते हैं इसको, यानी कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ में हमेशा, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही आता है, इसी स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा, चाहे वो एरर में मिले या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिले। हमेशा इन वर्ब्स के साथ में एसएससी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म देकर पूछ लेता है क्वेश्चन में, जबकि इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक्शन वाली वर्ब्स नहीं है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ थिंकिंग। ठीक है, या फिर जैसे स्मेल, टच, टेस्ट, ये जो फीलिंग वाला है, लव, हेट, इन सब के साथ में नो, थिंक, अंडरस्टैंड, बिलीव, इन सब के साथ में हमेशा क्या करके देता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना के देता है, लेकिन इनके साथ में कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज नहीं होगा। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, जैसे लव, हेट, थिंक, ये स्टेट को दर्शाते हैं। ठीक है, ये एक्शन को नहीं दर्शाते। कंटिन्यूअस फॉर्म किसके साथ आती है,
जो एक्शन चल रहा हो, एक्शन के साथ में, ठीक है, जिसमें काम किया जा रहा हो, ये अवस्था को दर्शाते हैं। तो अवस्था को दर्शाते हैं तो ये स्थिरता को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, जिस वजह से इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते हमेशा, ठीक है। अंडरस्टैंड भी होता है, या फिर हमारे सेंसेस को देख लें तो सी, टेस्ट, इन सब के साथ में भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं आएगी। नेक्स्ट हम देखें, ही वॉज यूज्ड टू प्ले टेनिस एवरी वीकेंड बिफोर हिज इंजरी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली इसलिए रखा है क्योंकि ये मॉडल का वो कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल अलग है। कैसे? सारे मॉडल्स का यूज हम कैसे करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनका यूज कैसे करते हैं हम? एज अ हेल्पिंग वर्ब। कैसे करते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करेंगे। दूसरा, इनके बाद जब भी वर्ब आएगी वह कैसी आएगी? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हो गए। लेकिन यहां पे अगर देखो तो ही वॉज यूज्ड टू, हेल्पिंग वर्ब तो यहां पहले से आई है, बी की कोई भी फॉर्म। यूज्ड टू जो है, यूज टू ऐसा मॉडल है जो दो तरीके से यूज होता है। कैसे? एक तो एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसके बाद में हमेशा क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन जब इस यूज्ड टू का यूज एज एन एडजेक्टिव हो, यानी कि पास्ट की हैबिट को बताने के लिए इसका जब यूज किया जाए, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। और अगर कोई वर्ब आई है, क्या वर्ब आई है, तो वह कैसी आनी चाहिए? आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आना चाहिए? आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। तभी तो मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जीरेंट फॉर्म क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। और एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। अब यहां पर देख लो, ही वॉज के बाद यूज्ड टू आया है और यूज्ड टू के बाद क्या आई है? वर्ब आई है। वर्ब आई है तो कैसी आनी चाहिए? नाउन फॉर्म में आनी चाहिए, यानी कि जीरेंट की तरह हम इसको यूज करेंगे। समझ गए? एक तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह जब यूज करते हैं तो यूज्ड टू के बाद डायरेक्ट क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह लो या बेस फॉर्म। ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है। गो यानी गो ही आएगा, प्ले का प्ले आएगा। ठीक है, अगर उसको एज एन एडजेक्टिव, यानी कि इससे पहले जब हेल्पिंग वर्ब आई हो, बी की कोई भी फॉर्म आई हो, तो यूज टू किस तरह यूज किया जा रहा है? एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। और एडजेक्टिव के बाद वर्ब नहीं आती, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। और अगर वर्ब आई है तो हम उसको नाउन फॉर्म में कैसे बनाएंगे? जीरेंट की तरह। ठीक है, और जीरेंट क्या किसे बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को जोड़कर। ठीक है, तो ही वॉज यूज्ड टू प्लेइंग टेनिस एवरी वीकेंड बिफोर हिज इंजरी। तो यहां पे क्या आना चाहिए? वॉज यूज्ड टू प्लेइंग। ठीक है, 15th सेंटेंस को देखते हैं। द टीचर एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट इन अ टू कॉम्प्लिकेटेड मैनर। अब देखो एक और नया कॉन्सेप्ट, एडजेक्टिव के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। क्या? एडजेक्टिव टॉप चैप्टर के अंदर कि द टीचर एक्सप्लेन्ड द कंसर्न इन, ये नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। इसमें देखो टीचर ने एक्सप्लेन किया क्या? कंसेप्ट इन अ टू कॉम्प्लिकेटेड मैनर। अब देखो जो टू है इसका यूज किया जाता है जब, तो इसके बाद जो वर्ड आता है वह कैसा रहता है? वह नेगेटिव फॉर्म में बहुत ज्यादा के लिए बताया जाता है। जैसे इसके सिमिलर एक और वर्ड का यूज किया जाता है वेरी का। इसमें क्या डिफरेंस है? जब टू का यूज किया जाता है तो नेगेटिव सेंस में किया जाता है, जैसे टू हैवी लिखा हुआ है तो वह इतना हैवी है कि उसके बाद उसका एक नेगेटिव रिजल्ट दिया जाएगा। वह क्या दिया जाएगा? यह क्या लिखा है? टू हैवी टू लिफ्ट, यानी वह इतना ज्यादा हैवी है कि उसे उठाना मुश्किल है। ये नेगेटिव उसका रिजल्ट हो गया। हमेशा टू का यूज इसी तरह किया जाएगा, लेकिन वेरी के साथ ऐसा नहीं है। वेरी के साथ आप नॉर्मली, वेरी का भी मतलब होता है क्या? कि एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्या करना? इंटेंसिफाई करना।
इसका ओवर इंटेंसिफाई करना होता है, इसलिए इसका क्या होता है, रिजल्ट बताना पड़ता है कि ऐसा क्यों है। लेकिन वेरी के साथ ऐसा नहीं है, वेरी के साथ में नॉर्मली आप एडजेक्टिव या एडवर्ब लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर टू के साथ, टू के बाद बताया टू कॉम्प्लिकेटेड मैनर में क्या किया गया है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। लेकिन वह इतना ज्यादा नहीं है, अगर वह टू है, टू कॉम्प्लिकेटेड मैनर है, तो उसका हमें रिजल्ट भी बताना चाहिए था कि क्यों है इतना, ठीक है। तो टू के साथ में आप सिंपल ये याद रखिए स्ट्रक्चरल बेसिस पे कि टू के बाद अगर कोई आता है एडवर्ब एडजेक्टिव तो उसके बाद क्या आना चाहिए, टू के बाद डॉट, टू और टू का पेयर होता है, ठीक है, हमेशा। जब आप इसको इंटेंसिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके बाद उसका रिजल्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट वाला काम है यहाँ पर। तो टू की जगह क्या आना चाहिए, वेरी का यूज होगा। इसमें देख लेते हैं, एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर। अब देखो 16 सेंटेंस को देखोगे तो हर स्पीच वॉज सो ब्लैंक स्पेस दैट इट लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस। ऐसा सेंटेंस पीछे भी हमने शायद किया है, ये वाला, ही स्पीच वॉज सो ब्लैंक स्पेस दैट द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड। उसी तरह अगर इस सेंटेंस को देखें तो सेम लग रहा है, हर स्पीच वॉज सो ब्लैंक स्पेस दैट इट लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस। अब देखो इसमें भी क्या है, चार क्या दिया हुआ है, चार ऑप्शनों में वोकैब दी हुई है, ठीक है। अब देखो लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात क्या है कि जिसको वोकैबलरी, जिसने अच्छे से रिवाइज करके, वोकैबलरी सिर्फ याद नहीं करनी है, वोकैबलरी को आपको सिनोनिम एंटोनिम को क्या करना है, आपको रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करने से आपको क्या होगा कि आप एक जैसे सिनोनिम होंगे ना उनको पहचान पाओगे। जैसे इसमें लिखा है हर स्पीच वाज, वह उसकी स्पीच कितनी ऐसी थी कि इट लेफ्ट एवरीवन कैसा, स्पीचलेस, ठीक है। तो उसकी स्पीच इतनी इफेक्टिव थी कि उसने क्या किया है कि स्पीचलेस कर दिए सबको। ऑर्डिनरी को अगर देखें तो इसका मतलब क्या होता है, सामान्य। सिंपलिस्टिक का भी लगभग यही मतलब होता है। तो जो व्यक्ति, जिसको अगर इस सेंटेंस का प्रॉपर वो भी मतलब भी अगर ना समझ में आए तो वह इन ऑप्शंस को देखकर भी एलिमिनेट कर सकता है कि ऑर्डिनरी और सिंपलिस्टिक दोनों एक जैसी हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। मंडेन का मतलब भी यही होता है, सामान्य, तो ये भी नहीं आना चाहिए। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप एंड इम्पैक्टफुल, यानी कि प्रभावशाली, ठीक है। डीप और इम्पैक्टफुल ही तो है, तभी तो उस सभी को क्या कर दिया, स्पीचलेस हो गए सब लोग, ठीक है। तो इसमें जिसने वोकैबुलरी को अच्छे से रिवाइज किया होगा वो इसमें एलिमिनेशन से भी आंसर लगा सकता है कि अगर उसको प्रोफाउंड का मतलब नहीं पता मान लो, लेकिन उसको इनमें से ये पता है कि ऑर्डिनरी और सिंपलिस्टिक तो वैसे ही हट जाएंगे, दोनों एक जैसी हैं। और किसी को अगर मंडेन का भी मतलब पता है या इनके सिनोनिम में पढ़ा हुआ है तो वह इसको एलिमिनेट कर सकता है। एटलीस्ट दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर ही सकता है, ठीक है। अब आते हैं 17 क्वेश्चन पे। द नॉवेल्स प्लॉट वाज ब्लैंक स्पेस विथ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे नाउन का कॉन्सेप्ट क्या लगा है इसमें, पॉजेसिव नाउन का, कि पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट लगा है नाउन का, कि जब सिंगुलर नाउन हो तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाते हैं, और जब प्लूरल हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, क्योंकि अगर उसमें पहले से प्लूरल है तो उसके बाद सीधा एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं, उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। तो पहले तो ये देख लो आप। उसके बाद क्या है, द नॉवेल्स प्लॉट वाज ब्लैंक स्पेस विथ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो उसने क्या किया है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स के जरिए से इसको क्या किया है, प्लॉट को फिल किया है, ठीक है। तो डिवॉइड, अगर इसके ऑप्शंस भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन जैसे हैं, देखे डिवॉइड का मतलब होता है खाली, ठीक है, खाली जगह डिवॉइड को बोलते हैं क्या हिंदी में, खाली। बैरन को अगर देखें तो बैरन का भी यही बंजर, या जिसमें कुछ मिसिंग हो, बिल्कुल खाली, वही बात सेम हो गया। ये दोनों क्या होगा, सिनोनिम। तीसरा लैकिंग का मतलब भी होता है किसी चीज की कमी, ठीक है, किसी चीज की क्या है, कमी। तो लगभग इन तीनों ऑप्शंस का सेम मतलब है। एसएससी सबसे ज्यादा ऐसे ऑप्शन डालता है,
तो जिन बच्चों ने बार बार वोकैब को रिवाइज किया है या रिपीटर्स हैं, एक दो साल से दे रहे हैं एसएससी, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ी सी आसानी से कर पाते हैं। तो रिप्लेट का मतलब क्या होता है? रिप्लेट का मतलब होता है फिल करना या फिर अबंडेंट। अबंडेंट मतलब थोड़ी प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, ठीक है। प्लेंटी जैसे बोल सकते हैं, इसका एक और सिनोनिम बोल सकते हैं प्लेंटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। 18 क्वेश्चन को देखें, द साइंटिस्ट, अभी देखो, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया है कि जब सिंगुलर हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। यहां देखो द साइंटिस्ट पर ही आके मैं रुक गया, साइंटिस्ट लिखा है और यहां पर क्या है, सिंगुलर है, तो साइंटिस्ट एपोस्ट्रोफी एस लगाया। द साइंटिस्ट डिस्कवरी वाज ब्लैंक स्पेस इन एडवांसिंग मेडिकल रिसर्च। उसकी डिस्कवरी ने क्या किया है? एडवांस किया है मेडिकल रिसर्च को, ठीक है। तो एडवांसिंग में क्या किया है? हेल्प की होगी। इसमें देख लेते, नेग्लिजिबल का कोई मतलब ही नहीं है यहां। ट्राइवियल का मतलब होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। अब उसकी रिसर्च ऐसी है कि बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, साधारण सी है, जबकि उसकी डिस्कवरी ने क्या किया है? मेडिकल रिसर्च को एडवांस किया है, करने में हेल्प की है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल को देखें तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है असिस्ट करना, हेल्प करना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल का एक मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वाला भी होता है। यहां इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया है? हेल्प करना। तो आंसर क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंटल ही सही है। द साइंटिस्ट डिस्कवरी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एडवांसिंग मेडिकल रिसर्च। इस सेंटेंस के अंदर देखें, हिज डिसीजन टू रिजाइन वॉज ब्लैंक स्पेस बाय हिज कलीग्स लैक ऑफ सपोर्ट। देखो यहां नाउन कैसा था? सिंगुलर था, तो एपोस्ट्रोफी कैसे लगा? एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया हमने। वैसे ही अगर नाउन अगर प्लूरल हो, अभी मैंने बताया, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी से काम चल जाता, उसके बाद एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हिज डिसीजन टू रिजाइन, उसका जो रिजाइन करने का डिसीजन है वह कैसा है कि उसके कलीग्स के लैक ऑफ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट नहीं मिला है, तो फिर क्या हुआ होगा कि प्रमोट हुआ होगा, उसको रिजाइन करने के लिए और ज्यादा उसका मन किया होगा। क्यों? क्योंकि उसके कलीग्स ने क्या किया है? उतना सपोर्ट नहीं किया उसको रोकने का, ठीक है। डिलेड तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डिलेड जब सपोर्ट नहीं मिल रहा है फिर भी डिलेड क्यों किया होगा? उससे तो और जल्दी हो गई होगी। रिवर्स्ड का भी मतलब क्या होता है? डिले ही होता है, और अबर्टेड का भी सिनोनिम क्या होता है? डिले ही होता है। लगभग इन तीनों जो ऑप्शन है इनका मतलब है वह क्या है? डिले। तो आंसर क्या होना चाहिए? प्रमोटेड। 20th क्वेश्चन को देखें तो द पॉलिसी वाज, पॉलिसी कैसी है? द पॉलिसी वाज टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न्स ऑफ पब्लिक। यहां पर क्या है? द ग्रोइंग कंसर्न्स ऑफ पब्लिक जो है, जो बढ़ती हुई समस्या हैं, उनको क्या किया गया है? एड्रेस किया गया है, यानी कि टू डील विथ। यहां पर इस एड्रेस का मतलब क्या है? पता नहीं है किसी का, किसी के घर का पता वाला एड्रेस नहीं है ये। एड्रेस का मतलब होता है टू डील विथ, यानी किसी समस्या का जो समाधान है उसके बारे में जो प्रयत्न किया जा रहा है, आप ये मान लो, प्रयत्न करना, ठीक है। डील किया जा रहा है किससे? जो बढ़ती हुई समस्या है पब्लिक की। तो ऐसी पॉलिसी को क्या किया गया है? रिवोक किया गया है। रिवोक का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। रिवोक का मतलब होता है वापस लेना या रद्द करना, ठीक है। इग्नोर किया गया है, इग्नोर नहीं किया गया है। पॉलिसी से इग्नोर थोड़ी ना किया जाएगा। पॉलिसी को डिले किया गया है, डिले भी नहीं, ठीक है। पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है, किस लिए? टू डील विथ द ग्रोइंग कंसर्न्स ऑफ पब्लिक, ठीक है। 21st सेंटेंस को देखें तो ही इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बट नीड्स मोर टाइम टू सॉल्व इट। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी सेंटेंस में ये वाले स्टेटिव बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब्स,
दूसरी कौन सी होती हैं? डायनेमिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स को एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक वर्ब्स कौन सी होती हैं? लव, हेट, स्मेल, सीम और बिलीव, थिंक। इन सब के साथ में क्या यूज करके दिया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, इनके साथ में हमेशा एसएससी में कंटिन्यूअस वर्ब की तरह इसको यूज करके दिया जाएगा, जबकि इनका यूज आपको कैसे करना है? इनका यूज आपको करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, ठीक है। यानी कि वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड्स बिल्कुल सही है। कंटिन्यूअस फॉर्म में बिल्कुल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, ठीक है। किन किन कॉन्सेप्ट्स पे आज हमने बात की है इसको हम देख लेते हैं। द पॉलिसी, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है द टीचर अलॉन्ग विथ हर स्टूडेंट। तो इसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पढ़े हैं इन 3 क्वेश्चंस में। सबसे पहला रूल हमने क्या देखा है कि जब भी ऐसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का यूज किया जाए तो वर्ब कैसे आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी ये वर्ड्स हैं उनको हम एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट आता है प्रेपोजिशन के बाद, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको वैसे रटने वाले सेंस से देखना है तो सब्जेक्ट के जो सबसे दूर वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी सीधा। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज टीम, जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर्ड कंजंक्शन का यूज किया गया हो तो वर्ब सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, थर्ड सेंटेंस में क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी ईच के बाद डायरेक्ट अगर नाउन आती है, एवरी के बाद डायरेक्ट नाउन आती है तो वह कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। लेकिन अगर ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद अगर नाउन आएगी तो नाउन कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और उसके बाद जो वर्ब आएगी वह कैसी आएगी? सिंगुलर आनी चाहिए, ठीक है। और एक बात याद रखनी है, ईच के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं, एवरी के साथ कभी भी हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस में हमने वही इस बात में मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलत करके आते हैं। एडवर्ब का ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलत करके आते हैं क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहला एरर क्या देता है कि इन्वर्जन नहीं देगा, इस वर्ब को इधर दे देगा या बीच में कोई एडवर्ब डाल देगा उसको आगे कर देगा, ठीक है। तो इन्वर्जन वाला रूल है, इसको आपको चेक करना है। दूसरा आपको क्या चेक करना है कि जो पेयर है, जो हार्डली के साथ में जो पेयर बनता है वह आपको चेक करना है। कंपैरेटिव डिग्री का ये सेंटेंस है, 5th सेंटेंस। तो इसमें आपने देखा 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आ गई। ये सुपरफ्लुअस वाला मामला हो गया। कैसे कि जितनी जो जरूरत थी उसके बाद अलावा भी चीजें ऐड कर दी गई हैं। तो ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? ब्रेवर होता है, ना कि मोर ब्रेव होता है, ठीक है। तो यहां पर मोर नहीं आएगा। 6th सेंटेंस में हमने क्या देखा? 6th सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ है और कलेक्टिव नाउन के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि हमें यह देखना है सिंगल यूनिट है या इंडिविजुअली यूज हो रहा है, अलग अलग यूज किया जा रहा है, या जैसे इस सेंटेंस में डिसीजन लिया जा रहा है तो डिसीजन कैसे लिया जा रहा है? एज ए सिंगल यूनिट लिया जा रहा है। कमेटी एक साथ मिलकर डिसीजन ले रही है तो सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। 7th सेंटेंस में अगर हम देखें तो 7th सेंटेंस में वन ऑफ वाला रूल है जो पीछे भी मैंने बताया, वन ऑफ, ईच ऑफ। उसके बाद नाउन कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया हो सेंटेंस के अंदर, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वह किसके अकॉर्डिंग आती है? उसके जस्ट पहले सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज एडवर्ब है जो हमेशा मेन वर्ब के जस्ट पहले आता है, ठीक है। 8th सेंटेंस में हमने क्या देखा कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा बच्चे भूलते हैं और सबसे ज्यादा ये सिली मिस्टेक वाले
उसमें आता है, क्योंकि बच्चे जब भी उसका आंसर देखेंगे, आंसर शीट देखेंगे, अरे वो द नंबर समझ लिया था या अ नंबर, तो आपको इसको विशेष याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, आपको इसको रिवाइज करना है और दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना है कि द नंबर ऑफ के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, अ नंबर ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। नो सूनर, वही कॉन्सेप्ट इन्वर्जन वाला, क्या चेक करना है, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट चेक करना है, और उसके बाद हमें क्या चेक करना है, पेयर चेक करना। देखो इस सेंटेंस के अंदर देन की जगह वेन का यूज करके दे दिया। टेंथ सेंटेंस में देखें तो वही आइदर और नाइदर और नॉर वाला कॉन्सेप्ट, तो वर्ब जो आएगी वो सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। पेयर्ड कंजंक्शन है, वर्ब क्या आनी चाहिए, आयर नहीं आएगी, आर आएगी। ठीक है, क्या आएगी, इसकी जगह पे आर आएगी। 11 सेंटेंस के अंदर देखें हम तो इसमें एक ही वर्ड के 4 ऑप्शन दे दिए, उसी वर्ड का नाउन, उसका एडवर्ब, उसकी एडजेक्टिव सब दे दिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है यहाँ के कैसे आप इस क्वेश्चन से डील कर पाते, कि आपको पता होता है कि आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है, और इस 4 ऑप्शंस में से जो नाउन है, और उस नाउन को पता होने के लिए आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको पहचानना सीखना है। टीचर्स क्या है, बहुत सारे या किताबों में बहुत सारे नाउन एक साथ लिखे होते हैं, आप उनको एकदम थॉरली जल्दी पढ़ के और अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में नहीं रहते हैं, और इसीलिए आप जो नाउन, एडजेक्टिव लिखे होते हैं उन्हें पहचान नहीं पाते हो। पहचान नहीं पाओगे और ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको सबसे ज़्यादा समस्या आने वाली है। आप क्वेश्चन को ये मान लेना कि लगभग गलत करके ही आओगे। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, और अब तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताए, जैसे ऑडियंस लिखा हुआ है तो एनसीई लिखा हुआ है, तो ये एडवर्ब से बना हुआ क्या है, नाउन है। या फिर और देखें तो यहाँ पर देखो ENC लगा हुआ है, डायरेक्ट एब्सेंस क्या है, नाउन है। ठीक है, LY लगा हुआ है उसके अंदर, तो क्या है, वो एडवर्ब है। तो इन शॉर्ट जो सफिक्स लगे हुए हैं उनसे भी आप याद कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर याद करना है। जैसे OUS लगा हुआ आता है वर्ड के अंदर, OUS जब लगा हुआ होता है तो वह क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। 12 सेंटेंस के अंदर देखें हम, हिज स्पीच वॉज क्या है, तो ये वोकैब से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या गलती कर दी है उन्होंने, 3 ऑप्शन एक जैसी दे दी है, एक जैसे सिनोनिम एक दूसरे के दे दिए हैं। ठीक है, तो इससे एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। यहां देखें तो यहाँ स्टैटिव और डायनेमिक वर्ब, जो एक्शन वर्ब होती हैं, उनके बीच में एरर दिया है, और ये SSC ये मान लीजिए कि सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में से है। हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा, जिसको आपको इसमें बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, यानी कि ये क्या, जैसे हैव होता है, तो हैव का कैसे यूज किया जाता है, 2 तरीके से यूज किया जाता है। आई हैव अ कार, ठीक है, तो आई हैव अ कार है तो क्या है, वह ओन कर रहा है, समझ रहे हो। ओन करने के लिए भी, पोजीशन दिखाने के लिए भी, ओन करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, स्टैटिक रूप में। तो कभी आपने देखा आई हैविंग अ कार, नहीं, आई हैव अ कार। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर हम देखें, ही वॉज यूज टू मॉडल के अंदर इकलौता ऐसा मॉडल है जिसका यूज कैसे किया जाता है, एज अ मॉडल भी किया जाता है, एज अ एडजेक्टिव भी किया जाता है। जब पास्ट की कोई हैबिट बतानी हो, ही वॉज यूज्ड टू प्ले टेनिस एवरी वीकेंड फ्रॉम बिफोर हिज क्या, इंजरी होने से पहले पास्ट की क्या बात बताई जा रही है कि हर वीकेंड वह क्या करता था, टेनिस प्ले करता था, टेनिस खेलता था। तो यहां पर क्या हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। एडजेक्टिव की बात क्या आता है, नाउन आता है, प्ले क्या है, वर्ब है, और नाउन फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, उसको जीरेंट की तरह यूज करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लगभग 4th-5वीं बार बता रहा हूं, और बता इसीलिए रहा हूं बार बार क्योंकि इन्हीं एरर्स की वजह से आपके नंबर कम होते हैं, और उनको आप सिली मिस्टेक बताते हो कि हमें पता था लेकिन हम फिर भी गलती करके आ गए, क्या करें। 15 सेंटेंस में देखें, यहाँ टू और टू या फिर वेरी वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अगर टू के बाद कोई नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है जो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो उसका हमें कॉज एंड इफेक्ट भी बताना पड़ता है कि उसका इफेक्ट क्या है। जैसे इस सेंटेंस यहाँ दिया है, टू हैवी टू लिफ्ट, क्या है, इतना भारी है कि वह उसे उठा नहीं सकते। लेकिन अगर
वेरी हैवी लिखेंगे तो उसके बाद आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर टू कॉम्प्लिकेटेड मैनर लिखा हुआ है तो उसके बाद टू के बाद टू और लिखना चाहिए था, का रिजल्ट देना चाहिए था, तब हम टू का यूज़ करते हैं। यहाँ नहीं है तो हम सिर्फ किसका यूज़ करेंगे, वेरी का यूज़ करेंगे। अगर हम 16 सेंटेंस को देखें, हर स्पीच वॉज कैसी है, तो ये भी सेंटेंस कैसा है, वोकेबलरी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें भी वही एसएससी सरल करके देता है। प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसे ऑप्शन देता है कि आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। आप 3 ऑप्शन तो एक ही वर्ड के एंटोनिम में, वर्ड के सिनोनिम से, ठीक है। प्रोफाउंड का सिर्फ क्या मतलब है, डीप एंड इम्पैक्ट, ठीक है, यानी कि असरदार। इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे पहले तो आपको ये एपोस्ट्रोफी वाला रूल आपको याद रखना ही रखना है। इससे बहुत ज़्यादा एरर आते हैं। जब भी सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगेगा और प्लूरल होगा तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी से काम चला ले, ठीक है। ये भी कैसा है, इसमें भी देखो 3 ऑप्शंस का लगभग सेम वही मतलब है, एक जैसा सेंस आ रहा है। यहाँ भी एलिमिनेशन आप लगा सकते हैं अगर आपको वोकैब का कोई एक वर्ड रिप्लेट का मतलब मान लो नहीं पता है। 18 सेंटेंस में देखें तो इसमें भी क्या है, वोकैबलरी से रिलेटेड एरर है। 19 सेंटेंस में वोकैबलरी से रिलेटेड है लेकिन ऑप्शन वही एक जैसे, 3 ऑप्शन एक जैसे, सिर्फ एक ऑप्शन अलग से, ठीक है। लेकिन यहां भी मैंने जैसे बताया था एपोस्ट्रोफी वाला रूल, सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज किया जाएगा, लेकिन अगर प्लूरल होगा तो एस के बाद फिर एपोस्ट्रोफी का ही सिर्फ यूज किया जाएगा। लास्ट में अगर एस दिया है, एस बना के अगर प्लूरल यूज किया है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, सिर्फ एपोस्ट्रोफी, एस का यूज नहीं किया जाएगा। 20th सेंटेंस देखें अगर हम, तो इसमें क्या है, वर्ब यूज करनी है। इसमें एड्रेस का आप मतलब समझें, एड्रेस का यूज कैसे कैसे होता है। एक एड्रेस पता वाला एड्रेस होता है, ठीक है। दूसरा एड्रेस क्या है, प्रयत्न करना, ठीक है। डील विथ, यानी किसी चीज के प्रति, मतलब किसी चीज को डील करने, किसी काम को डील करने के लिए क्या है, हम यूज करते हैं एड्रेस का, ठीक है। ही इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग वाला वही स्टैटिव और डायनेमिक वर्ब वाला सिस्टम, अवस्था को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कभी भी यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, सिंपल फॉर्म में यूज किया जाएगा, ठीक है। आज हमने लगभग 20 क्वेश्चंस में लगभग 10 से 12 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आप इनको रिवाइज जरूर करते रहें, ठीक है। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।